हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपको पता ही है कि औद्योगिक क्रांति के बाद किसानों की हालत भारत में खराब होती गई और उसके साथ ही उनके आय के साधन भी कम होते गए। कर्ज में वे फंसते जा रहे थे। ऐसे में अगर उन्हें कोई भी मतलब कि तिनका भी मिल जाए तो डूबते के लिए एक सहारा हो जाता है। उसी तरह से एक सहारा उभर कर सामने आया, सहकारी शब्द। ना सिर्फ सहकारी शब्द, इससे बनने वाली जो संस्था है जिसे कहते हैं सहकारी समिति। तो इस सहकारी समिति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि सहकारी समिति से जुड़ा हुआ एक बिल आया है। सहकारी समितियों से जुड़े हुए संशोधन से जुड़ा हुआ एक बिल आया है। इस बिल के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इस बिल में किस बारे में बात की गई है, किस प्रकार की समितियों की बात की गई है। इसके साथ साथ हम समिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह सहकारी समिति होती क्या है, क्या लाभ है, क्या हानि है और किस प्रकार यह कार्य करती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की खबर में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि खबर क्या है, क्या खबर आई है। उसके बाद हम जानेंगे, चूंकि सहकारी समिति से जुड़ी हुई खबर है तो सहकारी समिति आखिर होती क्या है यह देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि भारत में सहकारिता यानी कि यही भारत में सहकारी समिति की क्या स्थिति है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान है या नहीं है, और अगर हैं तो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002, यानी कि 2002 में एक अधिनियम आया था एक से अधिक राज्यों के लिए सहकारी समिति से जुड़ा हुआ। उसके बाद इससे संबंधित क्या चिंताएं हैं, क्या परेशानियां थी, क्या मुश्किलें थी, जिन्हें आसान बनाने के लिए एक संशोधन विधेयक अभी हाल ही में आया है भारत के संसद में। और यह जो है किस नाम से जाना जाएगा? बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022। अगर यह विधेयक पारित हो जाएगा आने वाले समय में तो यह अधिनियम बन जाएगा, यानी कि एक्ट बन जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे आगे की राह, और उसके बाद इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को करेगा और बेहतर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस में कि अमेंडमेंट्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में एक अमेंडमेंट हो रहा है। उसके लिए बिल आया है, और बिल कहां आया है? भारत की संसद में। तो यह जो बिल आया है यह किस प्रकार से राज्य सरकार की शक्ति में प्रभाव डाल रहा है वह इस न्यूज में बताया गया है। लेकिन हम और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सहकारी समिति होती क्या है। मोटी मोटी इसकी परिभाषा देखी जाए तो लोगों का एक संघ है। कैसा संघ है? जो अपने पारस्परिक लाभ, किस प्रकार का लाभ? सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, इस प्रकार के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जब वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उन्हें एक दूसरे का सहयोग भी उसी दौरान मिल जाता है। तो अपने आप में एक बहुत ही आवश्यक समिति है भारत जैसे देश के लिए, जहां पर लोगों की आय के साधन बहुत कम है। उसके बाद देखिए, यह एक स्वैच्छिक संस्था है। कोई भी अपनी मर्जी से जब चाहे आ सकता है, और अगर छोड़ के जाना चाहे संस्था को तो छोड़ के जा सकता है। इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है। उसके लिए ना तो जाति, ना तो धर्म, ना तो लिंग देखा जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि भारत में इस प्रकार की कितनी समितियां हैं। तो भारत में देखिए 8.5 लाख समितियां हैं। और सदस्य की बात करें तो देखिए करोड़ों में है, 29 करोड़ सदस्य हैं यहाँ पर। अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या, इतना बहुत सारे देशों की आबादी नहीं। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने आपसे बताया कि यह रोजगार के साधन उपलब्ध कराती है, जीवन को आसान बनाती है। तो लघु और कुटीर उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। ये समितियां पूरे देश में कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, बुनाई, ऋण विपणन आदि में लगी हुई हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सहकारी समितियां निम्नलिखित में से किस कार्य में नहीं लगी हैं, तो जिसमें लगी हैं मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं अमूल का नाम तो आपने सुना ही होगा, अपने आप में डेयरी क्षेत्र में कितना बड़ा उसका योगदान है। अब सहकारिता से जुड़ा हुआ एक और परिभाषा है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन की। उसमें क्या कह रहा है कि संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित, मतलब कि कोई भी नियम कानून नहीं आ जाएगा। एक तय कानून होगा जिसके लिए सभी जो सदस्य होंगे उसके लिए सहमत होंगे। उद्यम के माध्यम से अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामान्य जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों
का एक स्वायत्त संघ। घुमा फिरा के देखिए वही बात, किस प्रकार के हित हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है। इन हितों को पूरा करने के लिए जो गतिविधि का सहारा लिया जाएगा और उस गतिविधि के लिए जो संघ बनाया जाएगा वही सहकारी समिति है। अब देखिए इसमें अगर भारत में पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम के माध्यम से सहकारी समिति बनती है, तो 1912 का अधिनियम है, सहकारी समिति अधिनियम 1912, आजादी के पहले का है। भारत में अभी तक सहकारिता मंत्रालय अलग से नहीं था 6 जुलाई 2021 के पहले तक। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय 6 जुलाई 2021 को बना और पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? पहले सहकारिता मंत्री बने अमित शाह जी, गृह मंत्री भी हैं। भारत में सफल सहकारी समितियां अगर देखा जाए तो बहुत सारी हैं, लंबी लिस्ट है, लेकिन 2-3 नाम देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसी को शॉर्ट में क्या तक कहते हैं? NAFED। इसके अलावा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO, और उसके अलावा तीसरी जो आप बिल्कुल जानते होंगे, अमूल। ठीक है, अब इस प्रकार की और भी बहुत सारी हैं, जैसे आपसे बताया लाखों में है। ये किस किस प्रकार की होती हैं समितियां, ये जान लेते हैं। मुख्य प्रकार हैं उपभोक्ता सहकारी समितियां। ऐसी समिति होती है जिसके जो सदस्य होते हैं उन्हें उपभोग करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को कम दाम में उपलब्ध कराने वाली समिति कहलाती है उपभोक्ता सहकारी समितियां। दूसरा है उत्पादक सहकारी समितियां। ऐसी समितियां जिसमें सदस्य जो हैं कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता है, तो वह कच्चा माल उन्हें कम कीमत में उपलब्ध हो सके, उसके लिए जो समिति बनती है वह होती है उत्पादक सहकारी समितियां। उसके बाद देखिए तीसरी सहकारी वित्तीय समितियां, यानी कि वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो समिति बनती है, जिसमें एक रकम तय करके जोड़ के रखी जाती है, एक खास जगह पर जरूरत पड़ती है तो उसे सहायता, उस सदस्य को, जो भी उस समिति का सदस्य होगा, जो जरूरतमंद होगा, उसे वह सहायता मिलती है इस समिति के माध्यम से। उसके अलावा सहकारी विपणन समितियां, ऐसे सदस्य, ऐसी समिति होती है जिसमें सारे के सारे सदस्य कुछ विपणन करना चाहते हैं, वो कुछ उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन का चाहते हैं कि बिक्री हो, विक्रय हो, तो उसके लिए किस प्रकार की समिति की आवश्यकता है? सहकारी विपणन समितियां। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अमूल के बारे में देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, और उसका बहुत सारे लोग जो सदस्य होते हैं दूध का उत्पादन करते हैं और उस दूध को फिर बेचने का कार्य इस समिति के माध्यम से होता है। सहकारी सामूहिक आवास समितियां, इस प्रकार की समितियां अपने सदस्यों के लिए कम कीमत में आवास उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। तो अब इसी प्रकार से देखा जाए कि ये जो समितियां हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सरकार का रोल नहीं है, लोगों ने अपने द्वारा ही एक समिति बनाई, खुद ही अपने स्वेच्छा से जुड़े, अपने हिसाब से उसमें कुछ तय कर लिया कि इस उद्देश्य के लिए यह समिति है और उसमें जुड़ गए, और वो किसी भी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उस समिति में कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो कुल मिला के सरकार और निजी कंपनियां जहां नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां पर ये समितियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं देश के अंदर। अब तक में अगर आपसे अब कोई पूछे कि आखिर ये सहकारी समितियां क्यों जरूरी है, तो आप कह सकते हैं सेल्फ हेल्प हो जाएगी। जो भी इसमें जुड़ा हुआ है वह एक तरह से अपनी मदद कर रहा है दूसरों की मदद के साथ। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, बहुत सारे कार्य इन समितियों की वजह से ऐसे हो रहे हैं जिससे जो बीच के बिचौलिए थे वो अपना रोल नहीं निभा पा रहे हैं, तो वो जो लाभ ले जाते थे वह लाभ अब डायरेक्ट उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जिस तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि दूध, अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 58 रुपए लीटर बिक रहा है अमूल का दूध बाजार में, तो मान के चलिए 49 रुपए से भी अधिक प्रति लीटर की जो कीमत है वह उत्पादन करने वाले को मिल पा रही है। उसी प्रकार से देखा जाए ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी कि सब कुछ सबके लिए, सबके लिए सब कुछ। और उसके बाद जो भी सदस्य होंगे लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करेंगे, वहां पर मनमानी कोई नहीं कर सकता है। इसके अलावा सबको आर्थिक जो पार्टनरशिप है सबकी बराबर रहेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कंसर्न ऑफ सोसाइटी है, ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आ सकता है। कॉमन इकोनॉमिक गोल, देखिए जैसे आपसे मैंने पहले बताया था कि कोई एक लक्ष्य निर्धारित करके बनाया जाता है, जो भी लक्ष्य होगा उसी हिसाब से वो सारे सदस्य जुड़ेंगे और सबका लक्ष्य एक तरह से देखा जाए तो फिर एक ही लक्ष्य हो जाएगा, एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे।
संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो पहले संवैधानिक दर्जा तो नहीं मिला था, लेकिन बाद में मिला। और कब मिला? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? वर्ष 2011 में यह हुआ था, और जिसमें यह कहा गया कि भाग 9B जोड़ा गया। भाग 9B जोड़ा गया, जिससे यह तय हुआ कि संवैधानिक प्रावधान अब हैं। क्या बात बताई गई कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 1C संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में आ गया। उसके अलावा देखा जाए तो यहां पर एक 43B जोड़ा गया भाग 4 में। कहां पे? नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया, यह भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में यह जो संशोधन हुआ था, इसमें कुछ बदलाव किए और कुछ प्रावधानों को रद्द किया। रद्द क्यों किया? जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का कहना यह मानना यह था कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनके लिए जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनसे नहीं बात की गई, उनसे नहीं पूछा गया, उनकी अनुमति नहीं ली गई, उनकी अनुशंसा नहीं ली गई। साथ में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कि राज्य सरकार, क्योंकि सहकारिता राज्य सूची का विषय है, राज्य का विषय है, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उनके कार्य में रुकावट या तो उसको ओवरटेक करने का काम कर रहे थे। इस वजह से कुछ प्रावधानों को रद्द किया गया, लेकिन सारे प्रावधानों को रद्द नहीं किया गया। उदाहरण के लिए भाग 9B के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा गया। जो बहुराज्य सहकारी समितियां हैं उनसे संबंधित प्रावधानों को इसमें बरकरार रखा गया। तो अभी अमेंडमेंट आया है वह भी बहुराज्य सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले कोई कानून आया था? बिल्कुल आया था। वर्ष 2002 में एक अधिनियम आया था, बहुराज्य सहकारी समितियां। नाम से आपको जाहिर हो गया होगा, एक से ज्यादा राज्य में जिन समितियों का विस्तार है उन समितियों की चर्चा यहां पर हो रही है। देखिए किस प्रकार की समितियां हैं बहुराज्य सहकारी समितियां। बहुत सारी देश में समितियां ऐसी हैं। अमूल की ही बात कर लें, दूध बैंक की बात कर लें, तो उनका दूध कहीं और से ले रहे हैं, उत्पादन पैकिंग कहीं और हो रहा है, बिक्री कहीं और राज्य में हो रही है। इस प्रकार से बहुराज्य सहकारी समितियां हैं। इसी प्रकार से कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर अधिकांश चीनी मिलें हैं, दोनों राज्यों से गन्ना लिया जा रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? बहुराज्य सहकारी समितियां। देश में 1500 से भी अधिक बहुराज्य सहकारी समितियां हैं। और सबसे ज्यादा कहां पे हैं? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, फिर नई दिल्ली में। ये बात याद रखिएगा। और इन्हीं बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए यहां पर किस प्रकार से व्यवस्था बने, इन समितियों की व्यवस्था किस प्रकार से बेहतर रहे, चेक एंड बैलेंस किस प्रकार से बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए यह कानून बना था वर्ष 2002 में। अब बात यह थी कि इस कानून में भी कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं से निपटने के लिए आगे चल के जरूरत पड़ी इसमें सुधार की, जिसके लिए विधेयक हाल में आया है। और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कि कानूनी क्षेत्राधिकार इस कानून के माध्यम से जो 2002 का था उससे निर्धारित कर दिया गया। उसके अलावा क्या निर्धारित किया गया? इन समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण। अब ये किसके पास था? देखिए, केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास होता था समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण। अब केंद्रीय रजिस्ट्रार दिल्ली से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हर समिति के लिए जांच में पहुंचने में या जांच करने में कितना समय लग सकता है? एक देरी हो सकती थी। अगर पास के क्षेत्र में ही कोई ऐसा व्यक्ति होता जो कि ध्यान दे सकता, कोई भी जांच करनी हो या उसे कुछ निर्णय लेने हो, प्रशासनिक या वित्तीय निर्णय, तो आसान हो जाता। लेकिन केंद्रीय नियंत्रण में था यही अपने आप में, क्योंकि 2002 में शुरुआत में तो यही किया गया, लेकिन बाद में यही चीज मुश्किल में पड़ गई कि आखिर केंद्रीय रजिस्ट्रार की जगह कोई और विकल्प क्यों नहीं तलाश किया जा सकता है। और एक बात तो ये कि केंद्रीय अधिकारी को क्यों इसमें रखा गया? क्योंकि जब एक से ज्यादा राज्य हो रहे थे तो एक से ज्यादा राज्य होने से दो अलग अलग राज्य, दोनों के अलग अलग कानून, इससे कोई विवाद ना पैदा हो, इस विवाद से बचने के लिए यह किया गया था कि एक केंद्रीय रजिस्ट्रार होगा जिसके पास यह अधिकार होगा प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण का। लेकिन बाद में यही दिक्कत भी बना, बहुत सारी बातें आई। किस प्रकार की चिंताएं थी? नियंत्रण और संतुलन की कमी थी, उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था एक से ज्यादा राज्यों पे होने की वजह से। कहीं कुछ अलग चल रहा है, कहीं कुछ अलग चल रहा है, और जांच करने में, कोई आरोप लगा उसको समझने में, उसको जांच के निर्णय तक पहुंचने में, या तो उसकी चेक एंड बैलेंस बनाने में समय लग रहा था।
अब ये जो केंद्रीय रजिस्ट्रार था वो केवल विशेष परिस्थितियों में ही सोसाइटी के निरीक्षण की अनुमति दे सकता था। जो राज्य सरकारें थी, उन राज्य सरकारों को अनुमति लेनी पड़ती थी केंद्रीय रजिस्ट्रार से, राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसमें काफी समय लग रहा था। उसके अलावा केंद्रीय रजिस्ट्रार का कमजोर संस्थागत ढांचा, जो मैंने आपसे कहा कि शिकायत निवारण तंत्र भी ऐसा था जो कि काफी लंबा समय ले रहा था, जिससे कि उस समिति की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और कार्य बेहतर तरीके से नहीं हो रहा था। अब चूंकि ढांचा अच्छा नहीं था, जांच करना मुश्किल था, निवारण मुश्किल से हो रहा था समस्याओं का, तो पोंजी स्कीम बहुत सारी सोसाइटी के द्वारा चला ली जाती थी, सोसाइटी के कुछ अंदर के अधिकारियों के द्वारा। अब ये पोंजी स्कीम क्या है? पोंजी स्कीम ऐसा होता है कि जिसमें कि क्या कहा जाता है कि किसी से कहा गया कि आप इन्वेस्ट करिए तो हम आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मुनाफा देंगे। अब मुनाफा भले ना हो रहा हो, लेकिन उसको ज्यादा मुनाफा दे भी दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? अगले किसी और से फिर इन्वेस्टमेंट ले ली जाती थी और उससे कहा जाता था कि आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको और ज्यादा मुनाफा देंगे। तो यह चैन चलती रहती थी और कहीं ना कहीं फिर टूटती थी और इससे बहुत नुकसान होता था, बहुत दिक्कत होती थी। इसी को पोंजी स्कीम कहा जाता है। अब बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 आया हाल ही में। अब यह विधेयक आया, अभी अधिनियम बना नहीं है, तो उसमें प्रमुख जो प्रावधान किए बताए गए हैं, जो चाहा सरकार ने कि ये प्रावधान आए, वो क्या है? विलय के नए नियम। बहुत सारे समितियां हैं जो किसी एक बहुराज्य समिति में मिलना चाहती उससे, क्योंकि उनके लक्ष्य लगभग अगर एक जैसे हैं तो वह मिल सकती हैं। किस प्रकार से? उस समिति के 2/3 सदस्यों का बहुमत हो, जो वोट देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3, जो बैठक में शामिल होकर वोट देंगे उसका 2/3। सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से इन समितियों में चुनाव हो सके, उसके लिए एक प्राधिकरण की बात कही गई है, जिसमें अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 3 अधिकतम होंगे। 3 कौन कौन से होंगे? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और एक केंद्र द्वारा नियुक्त सदस्य और होगा। टोटल 3 हो गए। ये कब तक के लिए होंगे? 3 साल के लिए या अधिकतम 65 वर्ष की आयु के लिए। और ये दोबारा भी चुने जा सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, अगर 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है तो। अवैध लाभ पर कठोर दंड की बात भी कही गई। अगर कोई अधिकारी है, निदेशक मंडल का भी कोई व्यक्ति है, तो अगर वह कोई अवैध लाभ उठा रहा उस समिति के माध्यम से, तो उसे कितनी सजा? 1 माह की सजा से लेकर के 1 साल तक की सजा का प्रावधान था। और उसके अलावा जुर्माना कितना? 5,000 से लेकर 5,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए अधिकतम तक का जुर्माना भी उसे भरना पड़ सकता है। उसके अलावा बात कही गई सहकारी सूचना अधिकारी की। समिति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक सहकारी सूचना अधिकारी को नियुक्त करने की बात कही गई। उसके अलावा एक सहकारी लोकपाल की बात भी कही गई। यह सहकारी लोकपाल किसी भी विवाद को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कार्य करेगा और इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्ति भी प्राप्त है। इस बात मतलब इसमें प्रावधान किया गया है कि सिविल कोर्ट जैसी शक्ति इसे मिलेगी। सिविल कोर्ट जैसी शक्ति से मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में किसी प्रकार का आर्थिक विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए जो शक्ति सिविल कोर्ट के पास होती है, उस प्रकार की शक्ति यहां पर इस सहकारी लोकपाल के पास मौजूद होगी। उसके अलावा याद रखिएगा, जो 97वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, और जिन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया था, वे सारे स्वीकृत प्रावधान भी इसमें मौजूद हैं, इस एक्ट में मौजूद हैं। उन्हें भी जल्दी से जल्दी सरकार लागू करना चाहती है कानून बनाकर। तो ये जो मुख्य बातें हैं जितनी भी इस संशोधन विधेयक में थी। अब बात आती है आगे की राह क्या हो। देखिए, अभी यह विधेयक है, अभी यह कानून नहीं बना है, इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इसमें भी बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो राज्य सरकार की शक्ति होती है, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार के लोग हैं, उनका कहना यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रावधान मौजूद हैं 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, उन्हीं को तो हम लागू कर रहे हैं, अलग से हम कुछ भी लागू नहीं कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है उसको तो हम छू भी नहीं रहे हैं। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो ना करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह बात सही भी है कि सुधार की आवश्यकता तो है ही। तो सुधार की आवश्यकता कितनी है और कितनी नहीं है, इसको जांचने के लिए एक संयुक्त समिति बनी है, और उस संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य, यानी कि टोटल कितने हो गए? 21 + 10 31 सदस्य हैं। और ये
जो सरकार की तरफ से जो पार्टी है और जो अन्य पार्टियां हैं उनके सारे सदस्य मिलकर के ये संयुक्त समिति बनी है और इस संयुक्त समिति को यह विधेयक सौंप दिया गया है और इनसे कहा गया है कि जो आने वाला बजट सत्र होगा उस बजट सत्र के अधिवेशन के दूसरे हिस्से के पहले सप्ताह के अंतिम दिन में यह रिपोर्ट उन्हें सौंपनी होगी। इस विधेयक पर एक रिपोर्ट देंगे और इस रिपोर्ट के आने के बाद उसमें फिर बातचीत होगी और उसके बाद कहीं जाकर के फिर यह कानून बन सकेगा या नहीं बन सकेगा, ये आगे की देखने वाली बात होगी। तो इस बात को आपको याद रखना है कि सहकारी समिति राज्य का विषय बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहु राज्य सहकारी समिति यह जो है एक राज्य से ज्यादा की बात है, इसलिए यहां पर ध्यान देना होगा कि एक बेहतर प्रशासन इसका तैयार हो सके, एक बेहतर तरीके से इसे चलाया जा सके, इसलिए चाहे लोकपाल हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, चाहे अन्य सदस्य हो, इन सब का होना और प्रमुख प्रावधानों का जल्दी से जल्दी लागू करना जरूरी तो हो ही जाता है। तो यहां तक आज की हमारी खबर थी और अब एक अभ्यास प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया? आपके ऑप्शन है 97वां, 98वां, 99वां और 92वां। ठीक है, तो आप अपना उत्तर जल्दी ही दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।